अपना 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक है। फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप। ठीक है, तो पहले एक बार इसका टॉपिक देख लेते हैं, रैट ट्रैप। ठीक है, रैट ट्रैप मतलब इसको रैट ट्रैप बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बट इट्स रैट ट्रैप। रैट माने चूहा, ट्रैप माने जाल, यानी चूहे को पकड़ने वाला जाल, जिसको हम चूहेदानी भी बोलते हैं। ठीक है, सो द रैट ट्रैप के ऊपर ये कहानी है। तो जो हेडिंग डाली गई है रैट ट्रैप, इस कहानी के अंदर रैट ट्रैप का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो रैट ट्रैप को बेच रहा है, रैट ट्रैप सेलर, ये सारी कहानी उसी के ऊपर है। तो कैसे उसकी एक ज़िंदगी है, कैसे उसकी वो एक अपनी मोनोटोनस लाइफ जी रहा है, और फिर उसकी लाइफ में क्या ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है, कैसे वो अपने आप को बदलता है, क्या छोटी मोटी चीज़ें वो करता है, तो वो सारा इस कहानी के अंदर दे रखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक स्वीडिश राइटर ने लिखी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो कहते हैं एक बार की बात है, एक इंसान था, वो जो है उसका चूहेदानी बेचने का काम था, और वो जो चूहेदानी बनाया करता था वो अक्सर जो वायर वगैरह थे उनसे बनाता था। एंड ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मूवमेंट्स। और वो इनको कब बनाता था? ऑड मूवमेंट्स पे बनाता था। ऑड मूवमेंट्स माने कि मतलब जो चूहेदानी बना के बेचना था, ये उसका कोई ऐसा बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं था कि उसको रोज़ जो है इस टाइम से इस टाइम तक प्रोडक्शन करना था, सेल करना था, ऐसा नहीं था। ऑड मूवमेंट यानी जब भी उसको कभी मन करता था, जब उसको टाइम मिलता था या जब उसको लगता था, तब वो जो है इनको बनाया करता था। यानी कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था इनको बनाने का। और किन से बनाता था? फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और वो उस सामान से बनाता था जो सामान यानी वायर वगैरह जो उसको स्टोर से या बिग फार्म से वो भीख मांगता था, तो वहाँ से जो उसको मिल जाता था सामान, उनसे वो चूहेदानी बना लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। पर इसके बाद भी जो है उसका बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। तो अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि इसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं था? अब वो इसलिए बोल रहे हैं, अब इसकी कॉस्ट देखो, चूहेदानी बनाने में इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट तो इसकी ज़ीरो आ रही है, क्योंकि जो भी ये लागत लगा रहा है वो लागत तो कहाँ से ले रहा है? वो तो भीख मांग के जो भी बिग स्टोर से या फार्म से जो सामान मिलता था उनसे बना लेता था। तो खुद इसको बनानी आती थी, तो खुद बनाता था, ज़ीरो इसकी कॉस्ट आती। तो जितने की भी ये बेचेगा, 10-20 जितने की बेचेगा, सारा का सारा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो काम तो अच्छा था, बट क्या था, वो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, ना ही इस काम को इतना सीरियसली वो करता था। तो इसलिए कहते हैं उसका जो काम था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, माने इतना ज़्यादा उसको पैसा वगैरह इससे नहीं मिलता था। क्योंकि चूहेदानी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं खरीदता, और ख़रीदता भी तो बहुत कम मौक़ों पे खरीदता है। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी। पैटी थीवरी माने छोटी मोटी चोरी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसलिए ना उसको जो है दोनों चीज़ों पे निर्भर रहना पड़ता था। चूहेदानी बेच के थोड़ा जो मिलता होगा, बाकी उसको जो है भीख भी मांगनी पड़ती थी, और कभी कभी जो है उसको ऐसा छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी अपना आपको ज़िंदा रखने के लिए, अपना काम चलाने के लिए। सो इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल रैग्स थे, यानी बिल्कुल फटे पुराने हालात में थे, बिल्कुल बेकार थे। एंड हिज चीक्स वर संकन। और उसके गाल जो है वो अंदर की तरफ दबे हुए थे। और वो क्यों? मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो दुबला पतला होगा, खाने पीने को भी ठीक से मिलता ही नहीं होगा, तो इस वजह से उसकी हालत इसकी ऐसी थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़। और कहता अगर उसको देखो तो उसकी आंखों में ही जो है वो भूख नज़र आती थी। मतलब हर टाइम वो जैसे जिसको पेट भर खाना ना मिला हो और खाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, तो ऐसा जो है उसकी आंखों में हमेशा दिखाई देता था। तो आप इमेजिन करिए हम कैसे पर्सन की जो यहाँ पे हम कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। सो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। और कहता है आप कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी सैड और मोनोटोनस माने अकेलेपन वाली, एक अलोन वाली लाइफ जो है वो वैगाबॉन्ड बोलते हैं आवारा को। वो आवारा जो है जी रहा था, मतलब ऐसे रहता, भले भले ही वो आवारा था, पर ये नहीं कि आराम से मस्ती से रहता, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही सैड, दुख वाली और बहुत ही एक अलोन वाली लाइफ जो है वो जी रहा था। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, प्लॉट्स माने मूव करना, अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। और वो जो अक्सर कहाँ दिखता था? सड़क के किनारे जो है वो इधर उधर घूमता फिरता हुआ नज़र आता रहता था, और वो खुद की ही कुछ मेडिटेशंस में डूबा रहता था, यानी खुद के ही कुछ ख्याल बनाता रहता था। और ऐसा क्यों था? खुद के ही कुछ क्यों? क्योंकि कोई और इंसान जो उसके पास ना आता था, ना उसको अपने पास बुलाता था, ना बैठता था, तो बेचारा खुद अपने में ही कुछ ना कुछ लगा रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थाट। पर एक दिन जो है ये इंसान सच में एक लाइन ऑफ थाट में ही आता है। लाइन ऑफ थाट यानी कि एक दिन सच में इसको एक ऐसी बात आती है, एक ऐसी बात ये बताता है जो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता कि वो इस वैगाबॉन्ड ने बोली होगी, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग।
ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। ऑफकोर्स वो हमेशा किसके बारे में सोचता होगा, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोचता होगा। और वो क्यों? क्योंकि उसको ही रहता होगा रैट ट्रैप बिकेगा तो कुछ पैसे आएंगे तो कुछ कमा पाएगा वो। तो व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its lands and seas, its villages was nothing but a big rat trap। तो ऑफकोर्स वो हमेशा किसके बारे में सोचता था? अपने रैट ट्रैप के बारे में सोचता था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ जब अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था, सोचते सोचते उसको रैट ट्रैप का जो ख्याल आया वो इस वर्ल्ड को लेके आया। उसने कहा जैसे मेरा रैट ट्रैप जो है इसमें चूहा कैसे आता है कि इसके अंदर हम कोई चीज़ लगाते हैं, फिर उसको लालच आता है, लालच में वो जो है इस चूहेदानी बंद हो जाता है। तो कहता है वर्ल्ड भी तो क्या है, ये वर्ल्ड भी तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। जैसे इसकी ये सीज़ हैं, ये सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, माने जो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, जो यहाँ के नेम फेम वाली बात है, मनी वाली बात है। तो कहता है एक बार इंसान इस नेम फेम के चक्कर में पड़ जाता है, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाता है, तो इस संसार में आके जो है वो बंद जाता है। एक संसार में आके ट्रैप ही तो हो जाता है वो एक तरीके से। जैसे साधु संत लोग होते हैं एकदम मोह माया त्याग देते हैं, तो उनकी एकदम फ्रीडम वाली लाइफ होती है, जहाँ मर्जी चाहे जैसे चाहे, और उनको सेटिस्फेक्शन उन्हें हमेशा रहता है, उन्हें कोई मतलब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं होती है। तो पर जो नॉर्मल इंसान है वो एक बार क्या है, जब तक वो लगा हुआ है अपने पढ़ाई वढ़ाई में ठीक है, बट एक बार जैसे ही वो कमाने के चक्कर में पड़ता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो साइकिल चलने लगती है कि वही जो है उसको कमाना पड़ेगा, फिर उसकी जो है शादी वगैरह होगी, फिर कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदारी वगैरह आएंगी, और इस संसार में जो कहीं ना कहीं जो है बंद के रह जाता है। तो इन संसार ने क्या करा, उसको कहीं ना कहीं ट्रैप ही कर लिया। तो ये आइडिया जो है ये उसके दिमाग में आया कि ये जो सारा वर्ल्ड है ये क्या है, सारा वर्ल्ड भी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। एंड इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और कहते हैं संसार ने कुछ नहीं करा, बस हमेशा लोगों के लिए क्या तैयार करें, हमेशा लोगों के लिए उसने बेट्स तैयार करें। बेट यानी जाल को बोलते हैं, जैसे चूहेदानी में होता है ना जो बेट जिस पे हम लोग वो लगाते हैं टुकड़ा, तो जैसे ही वो टुकड़े को छूता है चूहा तो एकदम से वो बंद हो जाता है, तो उसको बेट कहते हैं। सो ऐसे ही कहते हैं संसार ने भी जो है लोगों के लिए बेट ही तैयार करें, जैसे ही वो अपने बेट को छूता है तो संसार में जो फंस जाता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज़। इट कौन है यहाँ पे? वर्ल्ड को बोला जा रहा है। वर्ल्ड क्या ऑफर करता है पर्सन को? रिचेज, जॉयज़, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, यानी ये नेम फेम सभी सारी चीज़ें जो है ऑफर करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल कैसे? जैसे रैट ट्रैप ऑफर करता है चीज़ एंड पोर्क। जैसे रैट ट्रैप जो है चीज़ और पोर्क ऑफर करता है चूहे को। चीज़ सबको पता है क्या होता है, ठीक है, इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट। पोर्क होता है, पोर्क जो है पिग के मीट को कहते हैं। सो कहता है पोर्क ऑफर करता है। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट इट क्लोज इट ऑन हिम। और जैसे ही कोई भी क्या करता है वो बेट से अट्रैक्ट होता है और जैसे उस जाल को छूने की कोशिश करता है वो जाल जो है उसके ऊपर बंद हो जाता है, और सारी चीज़ें तभी क्या हो जाती हैं, तभी के तभी ख़त्म हो जाती हैं। सो द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। तो हम सोचें यार वो ऐसे क्यों सोचता था, रैट ट्रैपर जो था, वो रैट ट्रैपर जो था, रैट ट्रैप बेचने वाला, वो संसार के बारे में ऐसा क्यों सोचता था? तो ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वर्ल्ड ना कभी भी उसके लिए काइंड नहीं रहा था। माने वर्ल्ड ने कभी भी उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करा, कभी भी उसे वर्ल्ड से कुछ अच्छा नहीं मिला, हमेशा उसको लोगों का तिरस्कार मिला, कोई अपने पास बिठाता नहीं था, कोई हमेशा उसको जो है क्वेश्चंस करे जाते थे, उस पर शक करा जाता था। तो इसलिए वो हमेशा वर्ल्ड के बारे में जो है ऐसी बातें सोचता था, क्योंकि कभी काइंड एटीट्यूड नहीं मिला। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इसलिए जो है उसको ऐसी संसार के बारे में जो है ऐसी ही सोच आती थी और ऐसे विचारों के साथ जो है वो संसार के बारे में सोचता था। सो इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम। चेरिश्ड पास टाइम यानी बहुत अच्छा ये उसका टाइम पास करने का तरीका था कि वो ऐसी चीज़ें सोचा करता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉटिंग्स टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and others who were still circling around the bait। तो इसका बहुत ही अच्छा पास टाइम था, मतलब टाइम पास करने का तरीका था, काफ़ी चेरिश बने, अच्छा लगता था उसको ऐसा सब सोचना। और कब जब वो बहुत ही ऐसा सड़क के किनारे प्लॉटिंग माने आवाराओं की तरह इधर उधर भटकता रहता था और बोर होता रहता था, तो वो ऐसे ही सोचता रहता था। किन के बारे में? वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो इस डेंजरस स्नेयर में, यानी जो इस रैट वर्ल्ड का चक्कर जो है, जिस वर्ल्ड को रैट ट्रैप बोल रहे हैं, तो ये वर्ल्ड का जो चक्कर है लोगों को फंसाने वाला, जो इसमें फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में सोचता था जो अब क्या कर रहे हैं, जो बेट के अब जो है चारों तरफ जो है मतलब ऐसा घूम रहे हैं, यानी जो बेट में अब फंसने वाले हैं, तो उन लोगों के बारे में जो है वो अक्सर सोचा करता था। सो वन डार्क इवनिंग डार्क इवनिंग का मतलब क्या? वन डार्क इवनिंग, वन इवनिंग भी लिख सकते हैं, तो ऑथर डार्क इवनिंग क्यों लिखा?
अब ऑथर ने डार्क इवनिंग क्यों लिखा है यहाँ पे, वो समय क्लियर करना चाहते हैं कौन सा टाइम। डार्क इवनिंग यानी एक ऐसा समय जब शाम ढल रही है और रात शुरू हो रही है, यानी ना तो रात हुई है और ना ही शाम ख़त्म हुई है, तो ऐसे वाला समय, यानी शाम बस ख़त्म होने जा रही है और रात शुरू होने वाली, तो ऐसी इवनिंग डार्क इवनिंग। तो कहते हैं ऐसी डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, जब वो एक बार सड़क के साथ साथ किनारे किनारे चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो उसने देखा चलते चलते जब समय इतना हो गया तो उसने देखा सड़क के किनारे एक कॉटेज है और उसमें लाइट दिखाई दे रही है, तो उसने सोचा कि वहाँ वहाँ जाके जाना ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई घर तो था नहीं, वो होमलेस पर्सन था, तो वो ऐसे ही जो है रोज़ कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ ऐसे ही भीख मांगता था और उससे शेल्टर के लिए पूछता था, तो कोई अलाउ कर देता था, कोई भगा देता था, कहीं जगह मिल गई तो लेट जाता था। मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा था, तो उसने सोचा यार ये ठीक रहेगा और मैं यहाँ चल के पूछ लेता हूँ, अगर अलाउ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे कहीं देखना पड़ेगा। तो वो जाता है उस ग्रे कॉटेज पे एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वो नॉक करता है और नॉक करके जो उनसे पूछता है कि क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। एंड नॉर वॉज ही रिफ्यूज़, और ताजुब की बात थी कि उसको रिफ्यूज़ भी नहीं करा गया, पहली बार में उसको बोलता है कि हाँ ठीक है तुम रुक सकते हो। बिकॉज इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस यानी बुरे फेसेस, क्योंकि अक्सर जनरली उसे कैसे फेस मिलते थे, उसको बुरे फेसेस मिलते थे देखने को, विच ऑर्डिनरली मैटे, मतलब ऑर्डिनरली उसके साथ यही होता था, हमेशा एक दो जगह जाता था तो लोग तरह तरह के मुंह बनाते थे, कोई भगा देता था, कोई उसको डांटता था, कोई कुछ करता था, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज तो पहली बार में उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो रोज़ उसको सोर फेसेस मिलते थे और आज एक बार में एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज द ओनर who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness। क्योंकि वो जो ओनर था वहाँ का उस कॉटेज का, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी ना तो वाइफ थे ना ही कोई बच्चे थे उसके, और वो काफ़ी खुश था यही सोच के चल यार मैं तो वैसे ही अकेला रहता हूँ पूरे दिन और जो मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो अच्छा रहेगा, चल यही सही, मतलब गंदा गंदा सा जैसा भी है ये फटे पुराने कपड़े वाला भिखारी सा लग रहा है, चल कोई बात नहीं, इसी से दो बातें जो है मैं मिला लूँगा, मेरी लोनलीनेस थोड़ी कम होगी। तो वो उसको जो है अलाउ कर देता है। और जैसे ही वो उसको घर में बुलाता है, और मतलब से ऐसे नहीं अलाउ करता बल्कि उसके बाद एक बहुत अच्छे गेस्ट की तरह उसके साथ बिहेव करता है। इमीडिएटली पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो उसके आते ही तुरंत वो उसको पॉरेज पॉट होता है, पॉरेज वैसे दलिए को बोलते हैं, दलिए बनाने वाला जो बर्तन होता है, कुछ भी हो सकता है, पतीला वगैरह कुछ भी, तो वो तुरंत वो उसको गैस पे चढ़ाता है और जो है उसके अंदर डिनर वगैरह जो भी तैयार करता है वो उसको तैयार करके जो है देता है। वो सपर माने डिनर, तो उसको डिनर सर्व करता है। डिनर खाने के बाद ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और फिर वो क्या करता है, वो उसके पास टोबैको रोल था, तो जैसे हुक्का होता है तो हुक्के में टोबैको जो है वो गीला वाला टोबैको लगाते हैं, तो वो यही करता है। तो अपने टोबैको रोल में से जो है वो इतना पीस काटता है जो उसके और उसके गेस्ट के पाइप के लिए बहुत होगा। ठीक है, अभी पाइप क्या होता है, पाइप होता है, आप लोगों ने कार्टून देखा होगा पपाई द सेलर, तो पपाई द सेलर में पपाई के मुंह में जो रहता था हमेशा वो पाइप जिसको वो स्मोक करता था उसको बोलते हैं। ठीक है, सो वो वाले पाइप के लिए उसमें जो आगे पॉइंट होता है उस पॉइंट पे वहाँ पे आप टोबैको वगैरह लगाते हैं और फिर वहाँ पे उसको जला के जो आप स्मोक करते हैं। तो कहते हैं खाने के बाद जो है फिर उसने उसको टोबैको ऑफर करा, दोनों ने फिर जो है पाइप वगैरह से स्मोक करा एंड फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर एंड में उन लोगों ने वो अपने कार्ड्स निकालता है, ताश के पत्ते निकालता है एंड प्लेड मेजोलिस, ये कोई गेम का नाम होगा। तो मेजोलिस गेम वो खेलता है अपने गेस्ट के साथ, कब तक, अनटिल बेड टाइम। ठीक है, तो जब तक सोने आता है तब तक वो ये करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप लोग याद रखिएगा। वो पूछते हैं कि किस तरीके से उसने ओल्ड मैन ने जनरसिटी दिखाई, अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, या अपने गेस्ट के साथ उसने कैसे बिहेव करा। तो कैसे करा कि आते ही जो है उसको पहले उसने सपर सर्व करा, फिर उसके बाद उसने उसको टोबैको रोल निकाले जो उसके और उसके गेस्ट के पाइप के लिए इनफ था, उसको पाइप ऑफर करा। फिर वो अपने ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है जिसमें वो लोग क्या खेलते हैं, वो मेजोलिस गेम खेलते हैं, कब तक, अनटिल बेड टाइम। So the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। तो वो जो ओल्ड मैन था ना वो बेचारा बहुत ही जनरस एटीट्यूड का था अपनी कॉन्फिडेंसेस के लिए। मतलब जनरस है ना, कॉन्फिडेंसेस होते हैं जो सीक्रेट बातें होती है, जैसे उसने पॉरेज और टोबैको भी ऑफर कर दिया था, बिल्कुल ऐसी जो उसकी सीक्रेट बातें थी ना वो भी सब वो उसके सामने ऑफर कर रहा था। मतलब जैसे होता है ना कि यार देख मैं तुझे बता रहा हूँ किसी को मत बताना, तो ऐसे ऐसे करके उसने अपने सारे सीक्रेट जो थे वो उसके सामने जो है बोले यार। तो और वो ये भी हो सकता है वो लोनलीनेस थी
उसको, और जो है काफ़ी दिन से किसी से बात भी नहीं करी होगी उसने, तो वो सोच रहा होगा कि यार यही बंदा, चल इसको ये सारी बातें बता देता हूँ। तो उसके साथ जो है वो सारी बातें कर रहा था, और वो अपने गेस्ट को इन्फॉर्म करता है दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट, जो घर में आता है वो होता है गेस्ट, और जो घर वाले होते हैं वो होते हैं होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? वो ओल्ड मैन होस्ट है यहाँ पे, और गेस्ट कौन है? वो रेट रैपर। तो बताता है होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्स जो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो वो बताता है कि जो ओल्ड मैन था कि जब मेरे प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, यानी जब मैं खूब अच्छे से मेहनत कर लेता था और खूब अच्छे से डे वर्क कर लेता था, तब मैं जो है यहाँ पास में एक राम्स जो आयरन वर्क है, राम्स जो एक जगह का नाम है स्वीडन में, तो स्वीडन में कहता है कि वहाँ पे मैं राम्स जो में आयरन वर्क, वहाँ पे एक मिल होगी आयरन मिल, तो कहता मैं वहाँ पे काम करा करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और कहता अब मेरे में इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं डे लेबर कर सकूँ, यानी पूरा दिन जो है मेहनत का काम कर सकूँ। सो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो कहता अब मेरी वो, फिर ऐसे कहता है यार देखो मैं तो काम वाम कर नहीं पाता पूरे दिन, तो मैं तो रिटायरमेंट हो गया था, और मैं तो देखिए गाय पाल रखी है, और ये गाय बेचारी जो है मेरे को खूब सपोर्ट करती है। और कहता है येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहता है यार मेरी गाय जो है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और कहते हैं वो तो बहुत सारा दूध देती है मेरे को रोज़, और कहता है मैं इसका दूध वगैरह बेच के जो अपना काम चला रहा हूँ। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और कहता मैं तुझे बताऊँ वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि पिछले महीने जो है मैंने इसका दूध बेच के कितने कमाए हैं? 30 क्रोनर कमाए। क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी है, तो कहता मैंने पिछले महीने 30 क्रोनर जो है दूध बेच के कमाए हैं। तब जब वो ये बोलता है कि मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं, तो रेट रैपर को यकीन नहीं होता कि यार मतलब दूध बेच के कोई इतने कैसे कमा सकता है। सो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। तो ये बात सुन के ना जो स्ट्रेंजर था, यानी जो रेट रैपर था, वो थोड़ा सा इनक्रेडुलस लगता है। इनक्रेडुलस माने कि वो ऐसा फेस बनाता है जैसे उसको यकीन नहीं हो रहा है इस बात, मतलब उसके मुँह पर तो नहीं कहता कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बट वो ऐसी बात सुन के ऐसा फेस ऐसा बनाता है कि जैसे उसको यकीन नहीं हुआ। सो अब ये देख कर जो ओल्ड मैन को ठीक नहीं लगता, कि उसको लगा कि नहीं यार मुझे क्लियर करना चाहिए। सो फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। तो ये क्लियर करने के लिए ओल्ड मैन खड़ा होता है, और जो उसके रूम की विंडो थी, विंडो के बराबर में जो एक कील लग रही थी, नेल था, और उस पर जो एक लेदर का पाउच टंगा होता, तो वो लेदर का पाउच वहाँ से उठाता है एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, और वो उसमें से 3 जो है 10 के 3 क्रोनर बिल्स जो थे, यानी बिल्स यानी मनी, वो नोट्स को बोलते हैं, करेंसी नोट को, तो 3 जो है 10 के 3 करेंसी नोट्स जो है वो बाहर निकालता है। वो रिंकल थे, यानी रिंकल्स हो रखे थे, मुसड़े हिस्से थे, तो वो निकाल के अपने हाथों में उसके सामने जो है दिखाता है। देन ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नॉटिंग नोइंगली, और उसके सामने ऐसे गर्दन हिला के करता है, मतलब हाँ में गर्दन हिलाते हैं कि देखो ये रे, मतलब उसको यकीन दिलाने के लिए कि सच में मैंने क्या करा था, मैंने पिछले महीने 30 क्रोनर कमाए, और ऐसे दिखा के उसको रेट रैपर को फिर दोबारा से देन ही स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, फिर से वो पाउच में डाल के उसको पाउच को वहीं पे टांग देता है। सो द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। तो अगले दिन जो है वो दोनों अच्छे, मतलब अच्छी तरीके से दोनों सुबह उठते हैं। एंड क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर को थोड़ा टाइम हो गया था, तो उसको जल्दी थी, गाय का दूध निकालने के लिए जाना था उसको। तो अदर मैन कौन है यहाँ पे? रेट रैपर। तो रेट रैपर ने सोचा, प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तो उसको ये लगा कि अब जब घर का हेड जो है वो उठ चुका है, तो ये अच्छे मैनर्स नहीं है कि मैं सोता रहूँ, तो वो भी जो है उठ जाता है। ये मैनर वाली बात होती है, हम किसी घर जाते हैं तो हमको जो है उनसे पहले उनके साथ तो उठ ही जाना चाहिए। कभी ऐसे नहीं कि सोते रहें और वो मालिक लोग उठ गए हैं, जो उस घर के में रहने वाले वो उठ गए और हम सोते हैं ना, तो ऐसा ठीक नहीं रहता। तो ये इतने मैनर्स तो थे उसे, तो इसलिए जो है वो भी उठ जाता है। सो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। तो दोनों जो है वो कॉटेज सेम टाइम पे छोड़ते हैं और वहाँ से चल देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट एंड द मैन विद द रेट रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और रेट रैपर थैंक यू करता है उसको, कल रात उसने उसको रुकने दिया, खाना वाना दिया, सब उसके लिए। एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे। और फिर दोनों इसके बाद जो है अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रेट रैपर अपने आवारा की तरह सड़क की तरफ चले जाता है और जो क्रॉफ्टर था उसको तो दूध निकालने जाना था तो वहाँ चले जाता है। बट हाफ एन आवर लेटर द रेट रैप पैडल स्टूड अगेन बिफोर द डोर। पर सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही क्या होता है, आधे घंटे बाद जो है रेट रैप पैडलर दोबारा से आके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अब उसके मन में जो है चोर आ गया, क्योंकि वो छोटी मोटी चोरी तो करता ही था और वो क्रॉफ्टर ने जो है उसको और उसका जो है वो दिखा दिया उसको 30 क्रोनर के, देखो ये रे, तो उसके मन में तो लालच आना ही था। सो ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। हालांकि उसने दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं करी, वो तो सिर्फ कहाँ पर गया, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो तो सिर्फ विंडो के पास गया।
और क्यों गया विंडो के पास? क्योंकि उसको पता था कि वो जो पाउच है वो कहाँ टंग रहा है, वो विंडो के पास टंग रहा है। सो स्मैश्ड अ पेन, वो घूसा मार के जो उसका ग्लास था विंडो का उसको तोड़ता है एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, अंदर हाथ डाल के वो पाउच को पकड़ता है, विद दिस 30 करोनर के साथ उसको खींचता है बाहर एंड ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसमें पैसे निकाल के अपनी पॉकेट में डाल लेता है और वापस लेदर पाउच को बहुत ही सावधानी से वहीं उसी प्लेस पे जो है दोबारा टांग देता है। सो एज ही वर्कड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस। अब शुरुआत जब उसने पैसा चोरी कर लिया, उसकी जेब में पैसा था और वहाँ से वो काफ़ी दूर निकल आया, तो रैट रैपर बड़ा स्मार्टनेस फील कर रहा था कि अरे भाई आज तो जो है काम कर दिया, आज तो जो है बेवकूफ़ बना दिया, आज तो जो है माल हाथ लग गया, अब तो काफ़ी दिन कट जाएंगे मेरे इसमें, और काफ़ी खुश हो रहा होता है। So he realized, of course, that at the first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. Woods माने जंगल, फॉरेस्ट। तो अब उसने सोचा कि ये सब करने के बाद कि यार ये तो हो गया, बट मेरे को हाईवे पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तो उसका हुलिया ऐसा था कि कोई भी बताएगा तो पहचान जाएगा, और अब तक क्रॉफ्टर को दिख ही गया होगा कि चोरी हुई है, और उसने पुलिस को कंप्लेंट कर दी होगी, और पुलिस ने सवाल जवाब करेंगे तो पता लग ही गया होगा कि कल रात मैं था वहाँ पर, तो और चोरी इतनी होती भी नहीं थी उस टाइम पे। तो कहता मैं हाईवे पे तो जो आसानी से जो है स्पॉट हो जाऊंगा और पकड़ जाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, मैं कहाँ से चलता हूँ, मैं जंगल की तरफ से चलता हूँ। तो जो है वो जंगल की तरफ चले जाता है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। फर्स्ट आवर्स है ना, जब दिन विन निकल रहा था और शुरुआती घंटों में जब वो जंगल में गया तब तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं, बट लेटर इन द डे इट बिकम वर्स। पर जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था और वो जंगल से पार नहीं हो पा रहा था, जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो उसके अंदर कंडीशंस जो हैं जंगल में और ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, बेकार होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर तो अगर शाम भी होगी तो जंगल में तो अंधेरा हो जाता है, क्योंकि इतने काले घने पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए जो है वहाँ पे अंधेरा जैसे जैसे और अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा बढ़ेगा। बिकॉज फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, कि जिसमें फंस गया था वो बहुत ही बिग, बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। So he tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो बार बार सोच रहा था कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलूँ, पर वो जंगल के रास्ते ऐसे मुड़ रहे थे, ऐसे घूम रहे थे कि वो बेचारा बार बार कोशिश करता एक रास्ते पे चलूँ, पर वो चल ही नहीं पा रहा था। वो चल रहा था और उसको कोई भी एंड जो है नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत देर हो गई उसको चलते चलते, बहुत घंटे हो गए, वो थक गया चलते चलते। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसको बहुत देर बाद ये रियलाइज़ हुआ कि वो जंगल से निकल ही नहीं पा रहा है, वो तो जंगल के एक ही पार्ट में बार बार जो है घूमे जा रहे हैं, कुल मिला के वो जंगल के अंदर फंस चुका है। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap। और जब उसको लगा मैं जंगल फंस चुका हूँ, तब उसको अपना जो है वही वाला ख्याल आता है। कौन सा वाला ख्याल? जो उसने एक थ्योरी बनाई थी, किसके बारे में? वर्ल्ड और रेट ट्रैप के बारे में, कि वर्ल्ड क्या ऑफ़र करता है, वर्ल्ड आपको लालच ऑफ़र करता है और आप इसमें जो है फंस जाते हैं। तो ऐसे ही उसको लग रहा है कि मैं भी क्या हो गया हूँ, मैं भी इस वर्ल्ड में आज फंस गया हूँ। क्यों फंस गया हूँ? क्योंकि मुझे भी तो लालच मिला। किस चीज़ का लालच मिला उसको? 30 करोनर का, जो उसकी जेब में रखे। और वो जाल कौन सा है? वो जाल वो फॉरेस्ट है जिसको कह रहा है, और वो फॉरेस्ट क्या है? उसके लिए रैट ट्रैप का काम कर रहा है, जिसमें वो आज फंस गया है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और उसको दिख रहा है कि अब मेरी खुद की बारी आ गई, मैं फंस गया हूँ इसमें। एंड ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। और दिख रहा है कि मैं उस बेट से, जो 30 करोनर का बेट था, लालच था, मैं उसकी वजह से जो है पागल बन गया और अब मैं पकड़ा गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, कहते हैं ये सारा फॉरेस्ट अपनी ट्रंक्स, इतने बड़े बड़े ट्रंक्स हैं वहाँ पे, इतनी बड़ी ब्रांचेज हैं, और थिकेस्ट एट फॉलन लॉग्स, इतने बड़े थे, कितने मोटे मोटे वहाँ पे लॉग्स हैं जो गिरे हुए भी हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। वो सब किसकी तरह लग रहे हैं उसको? ये सब लॉग्स और ये थिकेस्ट ब्रांचेस वगैरह, सब ट्रंक्स वगैरह उसको लग रहे हैं इम्पेनेट्रेबल प्रिजन की तरह। प्रिजन माने जेल, और इम्पेनेट्रेबल यानी जो रहने लायक नहीं होता। ये सब उसको किसकी तरह लग रहा है? एक ऐसे प्रिजन की तरह लग रहा है जो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं, यानी उसको लग रहा है मैं ऐसे जेल में आके जो है अब फंस गया हूँ। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और एक ऐसी जगह जहाँ से वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता।